अरे जब आफत बन जाए तो इंसान सिर्फ कुदरत के आगे हाथ जोड़ सकता है। रुद्रपुर गांव पिछले 10 दिनों से एक भयानक अंधड़ और मूसलाधार बारिश की चपेट में था। ऐसा लगता था जैसे बादलों ने गांव के ऊपर ही डेरा डाल लिया हो। गांव के एक सुदूर कोने में, जहां की जमीन थोड़ी ढलान पर थी, मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा मकान इस तूफान से जूझ रहा था। उस मकान की ढहती हुई दहलीज पर सोमेश और उसकी पत्नी राधा बैठे थे। दोनों की आंखें आसमान से बरसते पानी की बूंदों को देख रही थी, पर दिल में एक अनजाना डर था। सोमेश एक हुनरमंद कुम्हार था। उसके हाथ मिट्टी को ऐसा आकार देते थे कि लोग देखते रह जाते। लेकिन इस साल सावन ने उसकी कमर तोड़ दी थी। लगातार हो रही बारिश के कारण उसके आंगन में रखी सारी कच्ची मिट्टी बहकर कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। जो बर्तन उसने कड़ी धूप का इंतजार करने के लिए शेड के नीचे रखे थे, वे नमी के कारण गल चुके थे। राधा, सोमेश ने ठंडी हवा के एक झोंके से बचने के लिए अपनी फटी हुई सूती कमली को कंधे पर और कसते हुए कहा, अगर 2 दिन और ये पानी नहीं थमा तो घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। दुकानदारों से जो एडवांस लिया था वो सब मिट्टी हो चुका है। अब तो घर की छत की बल्लियां भी सड़ने लगी हैं और दीवारों से पानी रिस रहा है। समझ नहीं आता कि कल सुबह का सूरज हम भूखे पेट देखेंगे या। राधा ने सोमेश के कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने अपनी आवाज को संभाला। आप हौसला मत हारिए। जब तक जान है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कुदरत अगर रास्ता बंद करती है तो कोई ना कोई खिड़की खोलती भी है। अगली सुबह जब आसमान में काले बादलों के कारण भोर का उजाला भी ठीक से नहीं फैला था, सोमेश ने एक जूट का कट्टा अपने सिर पर रखा। उसने तय कर लिया था कि वो अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। वो गांव के सबसे शक्तिशाली, रसूखदार और घमंडी जमींदार भानु प्रताप की हवेली की ओर चल पड़ा। भानु प्रताप के पास अथाह पैसा था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। इन दिनों उसकी एक नई कोठी बन रही थी, जहां ईंटें और भारी खंभे ढोने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। जब सोमेश हवेली के ऊंचे दरवाजे पर पहुंचा तो भानु प्रताप अपने बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सोमेश ने झुककर प्रणाम किया और कांपते स्वर में कहा, मालिक, राम राम। सुना है आपकी नई कोठी पर काम चल रहा है। मुझे कोई भी मजदूरी का काम दे दीजिए, मैं दिन रात एक कर दूंगा, पर मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। भानु प्रताप ने हुक्के का धुआं हवा में उड़ाया और सोमेश को सिर से पैर तक घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अरे सोमेश, तू वही है ना जिसका इस गांव में कोई अता पता नहीं है? न कोई जात, न कोई बिरादरी, अनाथ, आवारा। पूरा गांव तुझे अपशकुनी कहता है कि तू जहां जाता है वहां सिर्फ बदकिस्मती आती है। मैं भला तुझे अपनी इतनी शुभ कोठी के काम पर क्यों रखूं? सोमेश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, पर पेट की भूख बड़ी होती है। उसने हाथ जोड़े। मालिक, लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं बस अपनी मेहनत बेचना चाहता हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। भानु प्रताप ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, रख लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगर इस बारिश का बहाना बनाकर तूने एक दिन भी छुट्टी की या काम में ढील दी तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। और हाँ, दिहाड़ी आम मजदूरों से आधी मिलेगी। सोमेश के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। सोमेश भारी बारिश, कीचड़ और हड्डियों को कंपा देने वाली सर्द हवाओं को चीरता हुआ जमींदार के भट्टे पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ ईंटों के गिरने और मजदूरों के हाहाकार की आवाजें आ रही थी। जैसे ही सोमेश ने भट्टे के अहाते में कदम रखा, वहाँ पहले से काम कर रहे मजदूरों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। देखो भाई, ये मनहूस यहाँ भी आ गया। एक बुजुर्ग मजदूर ने फावड़ा चलाते हुए तंज कसा। इसके पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ सिर्फ विनाश होता है। इसके सगे माँ बाप इसे बचपन में ही लावारिस छोड़कर चले गए। जिसके अपनों ने इसे नहीं अपनाया वो हमारा क्या भला करेगा? दूसरे मजदूर ने ठहाका लगाते हुए कहा, सही कहा। जमींदार साहब का ये काम भी अब रुकने वाला है। सोमेश का दिल इन बातों से छलनी हो गया। उसकी आंखों के कोने भीगे हुए थे, पर वो चुप रहा। उसने अपने जज्बातों को दबाया और भारी भारी ईंटों से भरी टोकरी अपनी पीठ पर लाद ली। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ राधा का चेहरा और घर की टपकती छत थी।
वो चुपचाप बिना किसी से एक शब्द बोले पूरे दिन मशीन की तरह काम करता रहा। शाम को जब भट्टे के मुंशी ने उसे उसकी दिहाड़ी के रूप में कुछ भीगे हुए मोट थमाए तो सोमेश के चेहरे पर थकान के बावजूद एक हल्की सी संतुष्टि थी। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ घर पहुंचा। राधा, राधा, देखो आज की कमाई। सोमेश ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए रुपए आगे बढ़ाए। राधा ने जैसे ही रुपए हाथ में लिए उसका बिल बैठ गया। नोट पूरी तरह से पानी में भीग चुके थे और गलने की कगार पर थे। अरे देवा, ये रुपए तो पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर इन्हें ऐसे ही रखा तो ये फट जाएंगे। मैं इन्हें चूल्हे के पास सूखी रेत पर फैला देती हूँ। सुबह तक आंच की गर्मी से सूख जाएंगे। रात को खाना खाने के बाद जब दोनों फटी चटाई पर लेटे तो सोमेश करवटें बदल रहा था। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई थी। राधा, सोमेश ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुम्हारी शादी एक अनाथ से हुई, जिसके पास ना कोई धन है, ना कोई रिश्तेदार जो सुख दुख में खड़ा हो सके? गांव वाले तुम्हें भी मेरी वजह से ताने देते होंगे। राधा ने तुरंत सोमेश का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। आप ऐसा कभी मत सोचिए। दुनिया का काम सिर्फ बोलना है। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे किसी रिश्तेदार या महलों की ज़रूरत नहीं है। आप ही मेरा पूरा संसार हैं। राधा की इन बातों ने सोमेश के जख्मी दिल पर मरहम का काम किया और वो गहरी नींद में सो गया। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अगली सुबह जब राधा सोकर उठी और नोटों को देखने चूल्हे के पास गई तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। चूल्हे की रेत में नमी बहुत ज़्यादा थी और रात को छत से टपकी पानी की एक बड़ी बूंद सीधे उन नोटों पर गिरी थी। सारे नोट आपस में चिपककर एक लुगदी बन चुके थे। जैसे ही राधा ने उन्हें अलग करने की कोशिश की वे टुकड़ों में टूट गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? राधा रोने लगी। सोमेश दौड़कर कमरे में आया।